स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर के दोस्तों 8 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी के सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों इस चैप्टर से हमारा सबसे पहला 8 मार्क्स का जो प्रश्न बनता है वो बनता है महाभारत से संबंधित। और ये प्रश्न देखिए कुछ इस तरह से है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये समालोचनात्मक का वर्ड क्या है। तो समालोचनात्मक का वर्ड होता है अच्छी तरह से देखकर विश्लेषण करके किसी ग्रंथ को तैयार करना। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो महाभारत जो है, महाभारत जिस काल के बारे में लिखा जाता है महाभारत में, यह उस समय की सामाजिक स्थिति और वहाँ के सामाजिक नियमों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और महाभारत में दो परिवारों, कौन से, कौरव और पांडव, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ है उसका चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए इसका समालोचनात्मक संस्करण हम किस तरह से तैयार करते हैं, मतलब जो तैयार किया गया है उसके बारे में। महाभारत ग्रंथ के सदियों तक प्रेषण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने की वजह से और उसमें विभिन्न भाषाओं की कहानियाँ, विभिन्न स्थानों की कहानियाँ जो है, कथाएं जो है उसमें जुड़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसमें प्रभेद जो था वो उत्पन्न हो गया, यानी कि हर एक स्थान की जो महाभारत है उसमें अंतर जो है वो उत्पन्न हो गया, जिससे महाभारत में अन्य स्थानीय बातें भी जुड़ गई। ठीक है, जब इसमें अन्य स्थानीय बातें जुड़ी तो उसके बाद इसका समालोचनात्मक संस्करण करने का जो नींव थी वो उठी, यानी कि कदम जो था वो उठाया गया। महाभारत के अध्ययन व संकलन अर्थात समालोचनात्मक संस्करण के लिए 1919 में V.S. सुथांकर व अन्य विद्वानों ने एक समिति बनाई। महाभारत के अध्ययन और संकलन के लिए यानी कि समालोचनात्मक संस्करण के लिए 1919 में V.S. सुथांकर एवं अन्य विद्वानों ने एक समिति बनाई। और इस समिति ने देश के विभिन्न भागों ने, यानी कि V.S. सुथांकर के द्वारा जो समिति बनाई गई, इस समिति ने विभिन्न देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में, यानी कि विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न स्थानीय मतलब अलग अलग स्थान की अलग अलग भाषाओं की जो पांडुलिपियाँ थीं उनमें से महाभारत की संस्कृत की पांडुलिपियों को उन्होंने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के पश्चात पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का अध्ययन करके उन्होंने इन श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका निकाला। और वो तरीका इस तरह से निकाला कि देखिए, पहला तरीका निकाला ऐसी बातें जो महाभारत में समान थी, यानी कि ऐसी बातें उन्होंने देखी कि बहुत सारे जो श्लोक हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो सभी महाभारतों में समान हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बातें ऐसी पाई गई हैं जो कुछ में तो एक जैसी हैं लेकिन सभी पांडुलिपियों में नहीं है, लेकिन इन्हें महाभारत से अलग भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए इन श्लोकों को परिशिष्टों में रखा गया, यानी कि महाभारत की मूल कथा से अलग इन श्लोकों को रखा गया जो कि सभी महाभारत में समान नहीं थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में समान थे और इनका प्रकाशन इन्होंने लगभग 13,000 पेजों में अनेक ग्रंथ खंडों में किया। ठीक है, और इस महाभारत के संस्करण में, समालोचनात्मक संस्करण में, इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 47 साल लग गए थे। ठीक है, और इस परियोजना के बाद दो बातें सामने आई। कौन कौन सी? महाभारत की रचना एक नहीं अपितु बहुत से विद्वानों का योगदान रहा है, जैसे भाटसारथी, ब्राह्मण, ऋषि देवव्यास। ठीक है, यानी कि इस परियोजना में 70 साल लग गए। ठीक है, और एक पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस परियोजना को पूरी होने के लिए एक जो 47 साल थे वो लगे थे। उसके बाद एक पॉइंट ये आएगा कि महाभारत की रचना जो थी वो एक नहीं अपितु बहुत से विद्वानों ने की थी, जैसे भाटसारथी, ब्राह्मण और ऋषि देवव्यास के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस तरह से तैयार किया जा सकता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे? यानी कि प्रश्न इस तरह से है, क्या जो राजा थे वो हमेशा क्षत्रिय हुआ करते थे? 8 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे।
शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। यानी ब्राह्मण शास्त्र जो थे, ब्राह्मण लोग जो थे और जो शास्त्र थे उनके अनुसार क्षत्रिय जो थे वो केवल राजा ही थे। लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे रहे हैं जो क्षत्रिय कुल के नहीं थे। उदाहरण के लिए मौर्य वंश के शासकों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन इसका उद्भव आज भी विवाद है। जो मौर्य वंश था ये एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, ठीक है। इसका जो मतलब उद्भव जो हुआ है उसके बारे में आज भी विवाद है। विवाद किस तरह से है? बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनके अनुसार जो मौर्य थे वो तो क्षत्रिय थे, परंतु जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि जो मौर्य वंश के लोग थे ये निम्न कुल के माने जाते थे, ठीक है। तो मौर्य वंश के जो लोग थे इनको लेकर विवाद है कि ये क्षत्रिय थे और निम्न कुल के थे। तो ऐसे में ये एक उदाहरण बन जाते हैं कि सदैव क्षत्रिय राजा ही नहीं हुआ करते थे, अपितु निम्न कुल के भी राजा क्षत्रिय थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है शुंग व कब्ड के बारे में, ठीक है। तो शुंग व कब्ड जो थे वो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। ये जो दोनों बंदे थे, मतलब ये जो शुंग और कब्ड थे, ये दोनों मौर्यों के उत्तराधिकारी थे और ये खुद को ब्राह्मण बताते थे, ठीक है। इनका मानना था, ये लोग जो थे शुंग और कब्ड, इनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता का उपयोग हर वो व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली हो और समर्थन जुटा सके। यानी कि जिस शक्तिशाली है, समर्थन जुटा सकता है, वो राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता है। सत्ता प्राप्त करना क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता हो, ऐसा इन लोगों का मानना था, ठीक है। तो ये अपने आप को ब्राह्मण बताते थे। तो ये भी एक उदाहरण है कि क्षत्रिय ही राजा नहीं हुआ करते थे। तीसरा पॉइंट आता है शक शासकों के बारे में। तीसरा पॉइंट है शक शासकों के बारे में। शक शासक जो थे ये मध्य एशिया से भारत आए थे। जो ब्राह्मण थे ये इन्हें अन्य देश यानी कि दूसरे देश से आने वाले व्यक्ति तथा संस्कृति यह परिपाटी से अज्ञात मानते थे। इन्हें ये मलेच्छ कहते थे। यानी मध्य एशिया से ये जो भारत आए थे शक शासक, इन्हें ना तो संस्कृत का ज्ञान था, ठीक है, और ये अन्य देशी थे। तो जो ब्राह्मण थे वो इन्हें मलेच्छ कहा करते थे, ठीक है। परंतु आरंभिक अभिलेखों के अध्ययन से यह पता चलता है कि जो शक शासक थे ये प्रसिद्ध शासक राजा रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील सरोवर का जीर्णोद्धार निर्माण करवाया गया। इससे पता चलता है कि मलेच्छ संस्कृति जो थी वो यहाँ की संस्कृति से अवगत थे। यानी कि जो शक शासक हैं ये ब्राह्मण उन्हें बर्बर कहते थे, यानी कि मलेच्छ कहते थे। लेकिन इनके द्वारा, जैसे राजा रुद्रदमन है, इनके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, सरोवर का निर्माण कराया गया, जीर्णोद्धार का निर्माण कराया गया। तो ऐसे में इस बात से पता चलता है कि ये जो इन्हें मलेच्छ कहा गए थे ये भी शासक रहे थे। तो ये भी एक उदाहरण है कि जो क्षत्रिय थे वो हमेशा राजा नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब आता है इसका अगला पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ये स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का हनन करने वाला बताते थे। यानी ये खुद को ब्राह्मण भी कहते थे और कहते थे कि हमने बहुत सारे क्षत्रियों का, लाखों करोड़ की संख्या में हमने क्षत्रियों का हनन किया है। सातवाहन खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा केवल क्षत्रिय ही बन सकते थे। जो सातवाहन शासक थे ये खुद को ब्राह्मण कहते थे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार तो केवल राजा क्षत्रिय होते थे, और फिर ये कैसे क्षत्रिय बने? तो ये जो 4 वर्णों की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, लेकिन अंतर्विवाह पद्धति का भी पालन करते थे। यानी कि जो 4 वर्णों की मर्यादा बनाई थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली, ये उसका तो समर्थन करते थे, लेकिन साथ ही साथ ये अंतर्विवाह पद्धति को भी अपनाते थे। तो इस बात से पता चलता है कि ये तो ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो इस बात से पता चलता है कि जो क्षत्रिय, जो ब्राह्मण थे वो भी राजा हुआ करते थे। इस प्रकार से यह साबित होता है कि सदैव क्षत्रिय ही राजा नहीं होते थे। जो राजनीति सत्ता का उपयोग कर सकता था, जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था, वह शासक बन सकता था, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या सदैव क्षत्रिय ही राजा होते थे। पॉइंट फर्स्ट है मौर्य वंश, शुंग और कब्ड, शक शासक, सातवाहन शासक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी प्रश्न की और इम्पोर्टेंट, कि संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी जो संपत्ति हुआ करती थी उस पर स्त्री और पुरुषों के जो अधिकार थे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर,
संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे, जो कि दो आधारों पर किए जाते थे। एक होता था पितृवंशिकता और एक होता था वर्ण के आधार पे। तो सबसे पहले पितृवंशिकता से संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं। पिता की जो जायदाद होती थी वो माता पिता की मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बंट जानी चाहिए थी, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे विशेष भाग का अधिकारी माना जाता था। यानी जब पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो जायदाद होती है, जो जमीन संपत्ति होती है सारी, वो सभी बेटों में समान बच जाती है। लेकिन इस मामले में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता था, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, उसे अधिक भाग मिलता था। ठीक है, पिता की संपत्ति पर स्त्री हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। यानी कि पिता की जो संपत्ति होती थी, पुत्री उस पर अपनी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। पुत्री जो हुआ करती थी, विवाह के समय जो उपहार उसे मिलते थे उन्हीं पर स्त्री का अधिकार होता था, जिसे आज के ज़माने में हम दहेज कहते हैं। ठीक है, इसे स्त्री धन कहा जाता था, पर इस पर भी उसका पूर्ण रूप से कोई अधिकार नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो उसका पति होता था वो इसका यूज़ करता था। ठीक है, तो फिर देखते हैं पॉइंट 4 है, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा के खिलाफ गुप्त रूप से धन संचय करने की विरुद्ध चेतावनी दी जाती थी। यानी कि मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसके अनुसार ये कहा गया था कि अगर पत्नी पति की आज्ञा के बिना कोई गुप्त रूप से धन संचय करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही समाज में की जाती थी। ठीक है, कुछ साक्ष्य प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले, कुछ साक्ष्य जो है हमें वो प्रभावती गुप्त से संबंधित मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि प्रभावती गुप्त संसाधनों पर अधिकार रखती थी। ऐसा कुछ परिवारों में तो होता था, लेकिन सामान्यतः जमीन, पशु और धन पर पुरुषों का नियंत्रण होता था। यानी कि जो संपन्न परिवार होते थे, जो ज़्यादा अमीर परिवार होते थे, उनमें जो स्त्रियां थी उनके कुछ संसाधन हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे पशु, जमीन, धन, इन सभी पर फिर भी पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। ठीक है, तो पितृवंशिकता के आधार पर संपत्ति का अधिकार किस तरह से समाज में बटा हुआ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है वर्ण संपत्ति का अधिकार, यानी कि वर्ण के द्वारा संपत्ति पर अधिकार जताया जाता था। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों को चुनने की संभावना थी। यानी जो 3 उच्च वर्ग होते थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य। हाँ, 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये जो तीनों वर्ग थे ये अपने अपने कार्य को चुन सकते थे, लेकिन जो शूद्र होते थे इनके लिए एकमात्र जीविका का साधन जो था वो था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में कोई पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो अपने अनुसार कार्य को चुन सकता है। लेकिन अगर शूद्र वर्ण में पैदा होता है तो उसे तीनों वर्णों की सेवा करनी होती थी, यही उसकी जीविका का साधन था। समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति जो थी वो अधिकतर समृद्ध हुआ करती थी। ब्राह्मण ग्रंथ, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्ण व्यवस्था को उचित बताया गया है। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, धर्मसूत्र है और धर्मशास्त्र है, ब्राह्मणों ने इसमें वर्ण व्यवस्था को उचित बताया है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना की गई है और बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार किया। यानी जो बौद्ध ग्रंथ है उनके अनुसार ये जो वर्ण व्यवस्था है उसकी आलोचना की गई है और कहा गया है कि जन्म के आधार पर अगर हम सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो हम उसे नकारते हैं, हम इसे अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो था वो वर्ण पर भी आधारित था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है कि संपत्ति पर स्त्री तथा पुरुषों के भिन्न भिन्न अधिकार होते थे। पहला था पितृवंशिकता संपत्ति के अधिकार के बारे में, फिर था वर्ण संपत्ति के अधिकार के बारे में। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है और मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।